हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ आपके पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 8-7, जिसका शीर्षक है मेरा बचपन। यह प्रेमचंद का बचपन है, अर्थात उनकी अपनी कहानी है, आत्मकथा है। प्रेमचंद का जन्म और बचपन गांव में बीता था। उनको ग्रामीण परिवेश से बहुत लगाव था। यह बात उनकी लगभग सभी रचनाओं से पता चलती है और इस पाठ के द्वारा आप भी गांव की झलक को देख पाओगे। आज आप जो कुछ भी खेलते हो, पढ़ते हो या अनुभव करते हो, वह बड़े होने पर भी याद आएगी। बचपन वो प्यारा समय होता है जिसे हम भूल नहीं पाते हैं। बड़े होने पर भी ऐसा लगता है कि काश वो समय फिर से आ जाए जब हम मस्त होकर खेलते कूदते थे। तो चलिए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ इस चित्र में देख रहे हो, प्रेमचंद जब बच्चे थे तो किस प्रकार वह आम के पेड़ से झूला झूलते थे। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछौना, वह नंगे बदन, नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही है, यानी कि घूम रही है। प्याल को पराली भी कहते हैं। धान निकालने के बाद बचे हुए डंठल और पत्ते को प्याल कहते हैं। लेखक एक साधारण परिवार के थे। गांव में उनका घर कच्ची दीवारों से बना था जो टूटा फूटा भी था। प्याल चूंकि गर्म होता है, नरम होता है, पहले लोग इसको बिछाकर एक चादर डालकर सोते थे। लेखक को वह सभी बातों के साथ खेलना और पेड़ पर चढ़ना आज भी याद आ रहा है। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे यानी बड़े थे। हम दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चवेना लेते थे। चवेना का अर्थ होता है जो चबाने लायक हो, यानी भुने हुए मटर और जौ का भूंजा। लेखक के चाचा का बेटा हलधर उनसे 2 साल बड़े थे। ये 8 साल के थे तो हलधर 10 साल का। दोनों सुबह सुबह मटर और जौ का भूंजा लेकर मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाते थे। रामलीला में भी आनंद आता था। मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था, जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन में पात्रों की सजावट शुरू होने लगती। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। रामलीला अर्थात वो नाटक जो श्री राम के जिंदगी पर आधारित हो। रामलीला मैदान में नाटक हुआ करता था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार या मूर्ति की सजावट देखने में इनको बहुत मजा आता था। वे सोचते हैं कि उस समय जिस उत्साह से रामलीला से संबंधित काम करते थे, वह उत्साह अब पेंशन अर्थात रिटायर होने के बाद किसी कंपनी या सरकार से जो पैसे मिलते हैं उनको लेने में भी रुचि नहीं है। लेखक कहना चाहते हैं कि पैसे मिलने पर भी अब वो खुशी महसूस नहीं होती जो बचपन में बिना पैसे के काम करने में होता था। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है, यानी मन मचल मचल जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की जरूरत, न कोर्ट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ के एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती यानी विदेशी खेलों में सबसे बड़ा ऐब है, यानी अवगुण है कि उनके सामान महंगे होते हैं। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। खैर, यह तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना था।
अभिमान की गुंजाइश ही ना थी। इस चित्र में देख रहे हो लेखक गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। इसमें जो छोटा वाला भाग है वह गुल्ली कहलाता है और बड़ा वाला डंडा। लेखक को लगता है कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि एक तो यह अपने देश का खेल है और दूसरा इसे खेलने में कुछ भी खर्च नहीं होता, कुछ खरीदना नहीं है। पेड़ से डाली तोड़कर गुल्ली और डंडा बना लिए। इसे खेलने में मजा भी बहुत आता है। विदेशी खेलों के सामान महंगे होने पर भी उसे ही खेलने में हम अपनी शान समझते हैं। पहले के समय में 3-4 रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती थी, इसलिए लेखक कहते हैं कि स्कूल में खेल के लिए 3-4 रुपए प्रति वर्ष फीस ली जाती थी, जबकि स्कूल में भी यदि भारतीय खेल खिलाए जाए तो पैसा बिल्कुल नहीं या फिर थोड़ा सा लगेगा। लेखक के माथे पर गुल्ली के चोट का निशान अभी भी बना हुआ है, पर चोट तो सभी खेल में लग सकती है। यदि चोट लगने से डर जाएं तो खेल ही नहीं पाएंगे। बचपन में किसी बात का घमंड नहीं होता है, सब मिलजुल कर खेलते हैं। थापी कहते हैं काठ का बैट जैसा बना हुआ डंडा, जिससे पहले महिलाएं कपड़ा धोते समय पीट पीट कर साफ करती थी, या कुम्हार घड़ा बनाते समय कच्चा घड़ा पीटता है, या फिर बच्चे उससे बैट बॉल खेलने का काम करते थे। यहाँ लेखक ने अपने कुछ मित्र के बारे में कहा है कि थापी को बैसाखी से बदल बैठे। इसका अर्थ है कि इनके कई मित्र जो पहले थापी से खेलते थे, अब उनको बैसाखी अर्थात लकड़ी से बना हुआ छड़ी जिससे सहारा लेकर चलते हैं, अर्थात अब उनमें ऊर्जा की कमी हो गई है, वे बैसाखी के सहारे चलते हैं। घर वाले बिगड़ रहे हैं यानी गुस्सा हो रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। ना नहाने की सुध है ना खाने की। गुल्ली है जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। पहले के समय में डाइनिंग टेबल नहीं हुआ करते थे। चौके में जमीन पर बैठकर रसोई घर के पास ही खाना खाया जाता था। लेखक के पिताजी गुस्से में खाना खा रहे हैं क्योंकि लेखक को गुल्ली डंडा खेलने में इतना मजा आता है कि वह नहाना खाना भी भूल जाते हैं। यह आत्मकथा रत्न सागर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, इसलिए प्रकाशक को धन्यवाद या साभार। तो बच्चों, पाठ पढ़ते पढ़ते आपके मन में खेलों के रंग बिरंगे इंद्रधनुष तैर रहे होंगे, क्योंकि बचपन होता ही है बहुत प्यारा। अब हम लोग पाठ को समझ लिए हैं तो बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। लेखक को रामलीला की तैयारियों में कौन कौन से काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे? आपको लेखक के बचपन की कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी? वे बातें आपको अच्छी क्यों लगी? खेलते समय चोट न लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे बैठे क्या क्या बातें करते होंगे? तो ये सब आपको सोचकर लिखने के लिए है। आप अपने विचार के अनुसार इसका उत्तर दे सकते हो। पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। लेखक के चचेरे भाई हलधर की आयु कितनी थी? तो आपने पढ़ा है कि 10 वर्ष थी। लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का कारण क्या बताया? लेखक गुल्ली डंडा खेलने में व्यस्त रहते थे और समय पर नहाते खाते नहीं थे, इसलिए उनके घर वाले क्रोधित रहते थे। लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और बिलायती खेलों में क्या अंतर है? लेखक कहते हैं कि गुल्ली डंडा एक तो भारतीय खेल है और उसको खेलने में पैसे भी खर्च नहीं होते, जबकि बिलायती खेल हमारे देश का नहीं है और उसके सामान महंगे होते हैं। इसीलिए लेखक को भारतीय खेल बहुत पसंद है और वह बच्चों से कहना चाहते हैं कि वे भी भारतीय खेल ही खेलें। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के किन किन अनुभवों को याद किया है? तो आपने पाठ को समझ लिया है। आपको जो जो अनुभव ठीक लगे उसे आप लिख सकते हो। समझ और अनुभव। पहला है, लेखक के बचपन के कौन कौन से काम आपने भी किए हैं। दूसरा है, लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली बना लेते थे। आप कौन कौन से खेल खिलौने स्वयं बना लेते हैं? किसी एक को बनाकर कक्षा में लेकर आइए और अपने समूह के साथ मिलकर खेलिए। तीसरा है, अनेक बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाली थापी को बल्ले की तरह उपयोग कर लेते हैं। आप अपने घर या पास पड़ोस की किन वस्तुओं को खेल खिलौने की तरह उपयोग में लेते हैं? चौथा है, लेखक बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर किया करते थे।
आप कौन से काम बहुत उत्साह से करते हैं? तो ये सब के सब आपको करने के लिए है, क्योंकि सोचोगे, करोगे तभी तो सीखोगे। मिलान कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों का उनके उपयुक्त विवरण से मिलान कीजिए। तो पहला है भ्रमण करना अथवा इधर-उधर चलना। दूसरा है चबाकर खाने के लिए भुना हुआ अनाज। तीसरा है काठ का चपटे और चौड़े सिरे का डंडा। चौथा है कौड़ी, इसको कौड़ी बोलते हैं, एक समुद्री कीड़े का खोल जिसे पुराने समय में मुद्रा की तरह उपयोग करते थे। पहले बहुत जगह पर कौड़ी अर्थात एक समुद्री कीड़े का खोल या सेल जो बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है, उसे रुपया पैसा के जगह पर इस्तेमाल किया जाता था। काफी समय के बाद रुपया पैसा का प्रचलन शुरू हुआ। खान पान। लेखक सवेरे सवेरे सबसे पहले मटर और जौ का चबेना खाते थे। चबेना के बारे में नीचे दी गई जानकारी पढ़िए। गुणकारी स्वादिष्ट चना चबेना। चना चबेना प्रायः हम उस खाद्य सामग्री को कहते हैं जो चबाकर खाई जाती है। मकई, चिवड़ा, भेल, कई तरह के भुने हुए दाने, भुने हुए चावल, चना, मटर और मुरमुरे, भुना हुआ हरा व उबला चना, दर्जनों ऐसी खाद्य सामग्रियां हैं जो हम भारतीय चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हो किसी न किसी रूप में चबाते हैं। कई प्रकार की कचरियाँ, कुरकुरे, पापड़, नमकीन ये भी चबेनों का ही हिस्सा है। लेकिन ये घरेलू कम व सामान्यतः बाजार से मिलने वाले उत्पाद हैं जिनमें स्वाद तो बहुत होता है, लेकिन ये शरीर के लिए उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते जितने घर के बने चबेने होते हैं। ऐसा बनाया जाता है चना चबेना। देश के विभिन्न स्थानों में चना चबेना विशेष ढंग से बनाया जाता है। चना चबेना में मटर, चना, सूखा चना, मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन, मक्का, पोहा, लाई, मूंगफली आदि खाद्य सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले इन सभी को कढ़ाई में नमक डालकर भली प्रकार भून लिया जाता है। भूनने के बाद उसमें हल्का तेल मिलाया जाता है। मिर्च की चटनी के साथ प्याज और लहसुन भी मिलाया जाता है। इसे चना चबेना का स्वाद बढ़ जाता है। आप दिन भर क्या क्या खाते पीते हो एक सूची बनाइए। यहाँ खाली जगह दिया हुआ है, इसमें आप लिखोगे आप दिन भर में जो कुछ भी खाते पीते हो। आइए जाने। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता। दोपहर शब्द बना है पहर से। पहर का अर्थ होता है दिन का चौथा भाग या 3 घंटे का समय। एक दिन और एक रात में कुल मिलाकर कितने पहर होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 8 पहर, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 3-3 घंटे का एक पहर होता है, तो 8 पहर होता है। नीचे दिए गए 4 पहर दर्शाए गए हैं। आप उन पहरों में क्या क्या करते हैं लिखिए या चित्र बनाइए। 6 बजे से 9 बजे तक, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। आप क्या काम करते हो उसको यहाँ पर लिखना है या फिर उससे संबंधित चित्र बनाना है। तमाशा। गुल्ली है जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। तमाशा का अर्थ है वह दृश्य जिसे देखने से मनोरंजन हो, जैसे मेला, नौटंकी आदि। नीचे दिए गए नामों को पढ़िए। इनमें से कौन कौन से तमाशे आपने देखे हुए हैं उन पर घेरा लगाइए। कठपुतली का खेल, नाटक, बाइस्कोप, करतब, ये सब तमाशा है। रामलीला। आपने पाठ में रामलीला के बारे में पढ़ा है। हमारे देश में और अन्य देशों में भी दीपावली के आसपास स्थान स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। आप भी अपनी कक्षा या विद्यालय में रामलीला का मंचन करिए। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। तो ये सब काम आपको करना है। भाषा की बात। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, इन पर ध्यान दीजिए। यहाँ विलायती, बड़ा और महंगे शब्द क्रमशः खेल, ऐब और सामान की विशेषता बता रहे हैं। आप जानते ही हैं कि खेल, ऐब तथा सामान संज्ञा शब्द है। इस पाठ में से कुछ अन्य विशेषण तथा संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखिए। आप जानते ही हो कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। तो पहला यहाँ दिया हुआ है, खेल की विशेषता है विलायती। वैसे ही पाठ में घर की विशेषता टूटा हुआ, बदन, नंगे, भाई की विशेषता चचेरा, खेल भारतीय, सामान महंगे, ये सब आपके पाठ के
संज्ञा शब्द और उसका विशेषण है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी यानी फर्स्ट एड बॉक्स। जब हमें चोट लग जाती है या फिर बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले चिकित्सा के लिए घर में प्राथमिक चिकित्सा पेटी रखना चाहिए। इसमें कुछ दवाइयाँ और डेटॉल, रुई आदि रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ खेल का चित्र है और उसके नाम है। पहला देखो, पहला को कहा जाता है इकरी दुकड़ी, दूसरा लट्टू, तीसरा पतंग और चौथा है कबड्डी। आपस में चर्चा कीजिए कि इन खेलों को कैसे खेला जाता है तथा यह भी बताइए कि आपके क्षेत्र में इन्हें क्या कहा जाता है। तो बच्चों, आपको यह पाठ मेरा बचपन यदि समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।